सुना है आपने राउंडिंग ऑफ के कंडीशन सुने हैं? हाँ। ओके, तो उसके एग्जाम्पल हमें देखना है। देखो, अब क्या करना है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में चारों कंडीशन हम एक बार मैं बता देता हूँ। और पहली कंडीशन क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस डिजिट 1 से बढ़ाना है और लास्ट डिजिट ड्रॉप करना है। दूसरा, लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो लास्ट डिजिट ड्रॉप करना है और ओरिजिनल जो प्रीवियस डिजिट है वैसे रखना है। तीसरा रूल ये है कि लास्ट डिजिट अगर 5 है लेकिन प्रीवियस डिजिट अगर ऑड है तो लास्ट डिजिट 5 ड्रॉप कर देना है और प्रीवियस डिजिट 1 से बढ़ाना है। उससे उससे के बाद अगर लास्ट डिजिट हमारा 5 से मतलब लास्ट डिजिट 5 है, प्रीवियस डिजिट इवन डिजिट है, तो लास्ट डिजिट 5 ड्रॉप कर देना है और जो इवन डिजिट है वो वैसे रख देना है। ठीक है, ये हो गए हमारे रूल्स राउंडिंग ऑफ के। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। अभी राउंडिंग ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, तो 2.321 ये होगा पहला नंबर। ये दूसरा है 0.356, थर्ड नंबर सपोज 2.37, फोर्थ है हमारा 2.35, फिफ्थ है हमारा 2365, सिक्स्थ है हमारा 20.035, सेवन है हमारा 2.322। अब इसको राउंड अप करना है, तो पहला बताओ क्या होगा राउंड अप में। हम्म, कितना पॉइंट? 2.2.32, ये लेस देन 5 है, बराबर है। लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो उसको निकाल के हम इसको बढ़ा नहीं सकते, उसको वैसे ही रखना है। अब नेक्स्ट वाला बताइए। जीरो 0.36, गुड। उसके बाद 2.4, गुड। उसके बाद 2.4 करेक्ट है। हाँ, 2.4 बराबर है। 2.3, हाँ तो 2.36 हो गया। हाँ, 5 लास्ट है लेकिन उससे पहले इवन है इसलिए 5 ड्रॉप कर देना, इवन वैसे रखना है। इसका कितना होगा? 20 पॉइंट, हाँ 20.04 बराबर है। हाँ, इसका 2.32। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे राउंडिंग ऑफ करना है, समझ में आ गया? ओके। हाँ, अब आगे देखना है हमें और एक चीज कि इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंस हमेशा ध्यान रखना है। फिजिक्स में देखना है, कभी कभी आपने देखा होगा या यूपीएससी में कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कैलकुलेशन के प्रॉब्लम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, एक कोई नंबर दिया है आपको 2.302, इसका एडिशन करना है 1.3 प्लस 0.0320। ठीक है, ये नंबर है और इसके साथ ऐड करना है 3.00। तो कभी कभी यूपीएससी में क्या आंसर होगा, जैसे अगर ये मैं नंबर का एडिशन कर देता हूँ तो ये 2 हो गया, 3 3 9, ये 1 2, सॉरी बराबर लिखता हूँ मैं इसको, इसको ले लेता हूँ नंबर को यहाँ पे, तीन ही नंबर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 3.00। ठीक है, ये हो गया। ये तीन डिजिट का एडिशन करना है तो इसका एडिशन कितना आएगा? 2.066.602। अभी यूपीएससी में क्या होता है, आंसर में ये भी रहेगा 6.602 भी रहेगा। ठीक है, इसमें 6.6 भी रहेगा, उसमें 6.6, तो ये जीरो भी होगा। ठीक है, और
एक कोई ऑप्शन पकड़ लेते 6.0 भी होगा, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका बताओ। थर्ड वाला। देखो, हाँ, अब देखो इसमें करना क्या है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं यूपीएससी में ऐसा एग्जांपल बताया जाता है, हमें लगता है कि सभी आंसर सही है क्योंकि एडिशन उतना ही आ रहा है, बट डेसिमल पॉइंट का फर्क होता है। कैसे, देखिए, कोई भी कैलकुलेशन में सबसे पहले देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। इन तीनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बताओ। लास्ट वाला कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, 3। और ये कितना है, हाँ तो फिर सेकंड लास्ट, मतलब ए वाला कितने सिग्निफिकेंट का है ये बताओ। हम्म, 2 सिग्निफिकेंट। तो हमेशा ध्यान में रखना है, पूरा पहले कैलकुलेशन कर लेना है, लास्ट में जो भी एडिशन आएगा या फिर मल्टीप्लीकेशन में भी वैसा ही होता है, जो भी लास्ट फाइनल आंसर आएगा वो आंसर भी लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बराबर होगा जो कैलकुलेशन में है। मतलब इस कैलकुलेशन में सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, 2 सिग्निफिकेंट वाला है, तो आपका आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। दैट इज द रूल, दैट इज द रूल, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब बताओ इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए, यहाँ पे नंबर देखना है, अगर लाना है तो अपने आप नहीं लाना है, राउंडिंग ऑफ की कंडीशन लगानी है। उसके बाद ये जो फाइनल आंसर है उसको राउंडिंग ऑफ की कंडीशन लगाओ। ये 2 है, लेस देन क्या हुआ 5, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 6.0, बराबर है, इतना आएगा 6.60, इतना आएगा, दिख रहा है सबको। अब आगे देखिए, लेकिन ये कितने सिग्निफिकेंट है, 3, लेकिन हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट पूरे कैलकुलेशन में कितना लिस्ट सिग्निफिकेंट है, 2, तो इसको 2 में लाना है। अभी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 0 को ड्रॉप कर दो, क्या बचेगा आपके पास 6.6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे आंसर निकालना है। ओके, अब इसका मैं एडिशन करता हूँ, ये नंबर साइड में लिखा हुआ है, इसका देखो कैसे करेंगे। ये 7, 5 + 5 10 0 1 3 7 और 6 पॉइंट। अब इसका बताओ कितना आएगा आंसर। करेक्ट, 6.71। लिस्ट सिग्निफिकेंट कितना है इसका, 3, 3 है। हाँ, अब आपका आंसर बोलिए। अब मुझे बताइए, आपने जो आंसर बताया वो करेक्ट है कि नहीं है। हाँ फिर, हाँ 6.7 आंसर आएगा। देखिए, ये 7 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो हमारा बचेगा 6.7, 0 1 से बढ़ जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर है। बट ये नंबर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है, 2 है। तो लेकिन ये 3 में, तो हमें एक ड्रॉप करना पड़ेगा, तो एक 5 से कम है, तो ये ड्रॉप करके 6.7। सो दिस इज द आंसर। यूपीएससी में ऐसे ही होते हैं प्रॉब्लम्स, ध्यान में रखना कैलकुलेशन में। क्लियर है। अरे राउंडिंग का कंडीशन लगानी है, पढ़े किस लिए हम, उसके बिना होता ही नहीं है। और जेई में भी ऐसा ही होता है, जेई में क्या करते हैं, सभी आंसर हमें सेम दिखते हैं लेकिन थोड़ा डिजिट का फर्क होता है बस। तो ये आइडेंटिफाई करना है हमें कि हमारा सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में कितना है, उसके हिसाब से आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। ओके, अब जाते हैं आगे की तरफ, अब देखते हैं हम मेजरमेंट। तो सबसे पहले एरर देख लेते हैं, किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय एरर। हम्म, क्या किसी भी चीज को रॉन्ग करना, अबे रॉन्ग करना क्या है। हाँ, डिफेक्ट होना चीज में नहीं, हम अब यहाँ पे मेजरमेंट देख रहे हैं। तो एरर क्या होगा, while taking the measurement if you are not taking the true value, ठीक है ना, while measuring, है ना। तो कोई मेजरमेंट आप अगर लेते हो फिजिक्स में, तो आप प्रैक्टिकल करते हो तो मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा, बराबर है।
तो मेजरमेंट लेते टाइम पे अगर मेजरमेंट करते हुए कुछ उसमें रीडिंग हमें करेक्ट नहीं मिले तो व्हाट विल बी हैपन, एरर विल बी ऑकर इन दैट मेजरमेंट। तो एरर क्या होगा एक्चुअली, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मुझे 10 ओम रेजिस्टेंस मिलना था, एक्चुअली प्रैक्टिकल में कितना ओम लिया हुआ है 10 ओम, लेकिन मैंने जब रीडिंग लिए और कैलकुलेशन किए तो मुझे 8 ओम ही मिला। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, बराबर है। और ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, बराबर है कि नहीं है। एक बार और बता रहा हूं, मैं एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उसमें मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो दैट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यस और नो। और मैं जब उसके रीडिंग लूंगा तो मुझे कैलकुलेशन करने के बाद, मेरा ऑब्जर्वेशन ले लिए, कैलकुलेशन कर लिए, और मुझे जो फाइनल वैल्यू मिली वो 8 ओम मिली, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू यूजिंग प्रैक्टिकल, करेक्ट है, यस और नो। तो ये जो, हाँ, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन मेरी नहीं आई, इसका मतलब मेरे जो रीडिंग है उसमें कुछ ना कुछ एरर आया होगा। तो कितना एरर है, ये 2 ओम का एरर होगा दोनों के बीच में, यस और नो। तो लेट वी, हाँ, तो इन दिस वे वी कैन राइट आउट द डेफिनेशन ऑफ एरर। एरर क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर की डेफिनेशन होगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब मुझे ये बताओ, एरर कभी निगेटिव हो सकता है, एरर कभी निगेटिव हो सकता है, एरर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपने। एरर नेवर निगेटिव, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैंने बोला कि मेरी ट्रू वैल्यू सपोज 15 ओम है और मुझे मिला यहाँ पे 18 ओम, तो ये मेजर्ड वैल्यू है और ये हमारी ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू -3 आएगा, लेकिन -3 ओम में माइनस अलाउ नहीं होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, हम 3 से आगे चल रहे हैं, ठीक है, एरर 3 से आगे चल रहा है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो एरर क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा देखना है हमें डेफिनेशन, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पता है क्या होता है एक्यूरेसी, एनीबॉडी नो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, पता है किसी, एक्यूरेट वैल्यू मतलब क्या होता है, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरी ट्रू वैल्यू 10 ओम थी जो मुझे दी गई थी एक्सपेरिमेंट के लिए रेजिस्टेंस की। मैंने मेरे साथ दो दोस्त थे, तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए, मेरे एक्सपेरिमेंट की रीडिंग 8 ओम आए, दूसरे के 9 ओम आए और तीसरे के 9.4 ओम आए। तो मोर एक्यूरेट वाला कौन होगा, ये सपोज ए नंबर है, ये बी नंबर का और ये सी नंबर का। हाँ, तो सी नंबर के स्टूडेंट ने क्या किया होगा, एक्यूरेट है उसका, क्योंकि क्यों बोला आपने ये एक्यूरेट, and that is called as accuracy. So how we can define the accuracy, how close the measured value towards the true value, true value के नजदीक measured value जितनी नजदीक होगी that will be the more accurate value, correct। तो हम लिख सकते हैं accuracy is how close the measured value to the true value, ठीक है, सिंपल। आप अपना सेंटेंस भी चेंज कर सकते हो, मतलब लेकिन मीनिंग यही निकलना चाहिए, द हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू, मतलब मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा दूर तो मोर लेस एक्यूरेट ये वाला होगा और सबसे ज्यादा एक्यूरेट सी वाला होगा। तो इससे क्या पता चलता है, हाउ क्लोज, तो जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना एरर कम होगा, बराबर है। हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं,
एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। लिख सकते हैं कि नहीं? जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना एरर कम आएगा, बराबर है ना? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू उतनी कम आएगी, करेक्ट और नॉट? ओके, अब हम देखते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में कुछ एरर्स हमें देखने हैं। तो एक्चुअली मेजरली दो टाइप के एरर होते हैं, एक रैंडम एरर होता है, एक सिस्टमैटिक एरर होता है। रैंडम एरर मतलब क्या होता है? मैंने रीडिंग लिए, ठीक है, अब रीडिंग लेते लेते क्या हुआ कि एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार और 2-3 से बढ़ रहा है, बाद में 5 से बढ़ रहा है, बाद में 1 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस है क्या? नहीं है सीक्वेंस, बराबर है? बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ऐसे जो भी चीजें होगी, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं कि जैसे रैंडमली नंबर आ रहे हैं, मतलब मैं इन्हें एक रीडिंग लिए और रीडिंग लेने के बाद मेरा एक बार 9.15 आया और मेरी ट्रू वैल्यू 10 है, कभी 11 आया, फिर बाद में 10.5 आया, बाद में 8.25 आया। अरे यहाँ पे देखिए, पहला रीडिंग ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, यहाँ पे कोई सीक्वेंस है क्या? नहीं है। तो ये क्या होगा? आपका रैंडम होगा। तो रैंडम एरर को ये करने के लिए हमें कुछ टूल्स है यूज किए हुए, और एक सिस्टमैटिक एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होगा? जैसे 10.5 है, ठीक है, और ये 10.1 है, ये 10.15 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको क्या दिख रहा है? हर एक रीडिंग में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, बराबर है? मतलब 0.5 ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी। हाँ, तो ये क्या हुआ? आपका सिस्टमेटिक हुआ। तो ये हो गया आपके कैसे सिस्टमेटिक होगा और कैसे रैंडम होगा। रैंडम मतलब कैसे भी नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो रैंडम एरर निकालने के लिए हमारे पास कुछ मतलब इक्वेशंस है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर बाय विच एरर इज ऑकर। तो हम लिख लेते हैं पैरामीटर, पैरामीटर ड्यू टू विच एरर ऑकर। अब मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंट करते वक्त एरर किस किस से हो सकते हैं? पहली, अगर आपका मीटर अच्छी तरह से, आपकी स्केल है, सपोज आपको लेंथ मेजर करनी है और आपकी स्केल अच्छी तरह से कैलिब्रेट नहीं की है, मतलब जो लाइंस होती है वो लाइंस इक्वली स्पेस नहीं है, किसके ऊपर? स्केल के ऊपर। तो क्या आप करेक्ट रीडिंग मेजर कर पाओगे किसी भी लेंथ का? तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? इनपरफेक्शन इन द कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। तो ये भी एक एरर का सोर्स हो सकता है। इनपरफेक्शन, परफेक्शन इन कैलिब्रेशन ऑफ स्केल, ठीक है। दूसरा, पर्सनल एरर भी हो सकता है। पर्सनल एरर मतलब हम रीड ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, लेकिन दो दोस्त है, एक दोस्त ने पिक्चर की स्टोरी बता रहा है, तो दूसरा क्या करेगा? उसकी तरफ देखेगा और रीडिंग लेगा, तो उस टाइम पे उसको करेक्ट रीडिंग मिलने के चांसेस है। पर्सनल एरर होगा। तीसरा, अगर फिजिकल कंडीशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट है किसी गैस के ऊपर, वो मैंने विंटर पे लिया और समर में लिया, तो क्या मुझे सेम रीडिंग मिल सकते हैं? क्योंकि विंटर में टेम्परेचर अलग रहेगा और समर में टेम्परेचर अलग रहेगा, तो क्या मिलेगा हमें? अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन इन विच, इन विच एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, परफॉर्म, ठीक है। तीसरा, चौथा, अगर मैंने किसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और लेकिन वायर के कनेक्शन नहीं है, तो क्या मुझे करेक्ट रीडिंग मिलते हैं? टाइट कनेक्शन नहीं है, लूज कनेक्शन है, तो करेक्ट रीडिंग मिलने के चांसेस है। हाँ। तो रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो सकता है, रॉन्ग, रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मेंटल सेटअप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे हमें एरर मिल सकता है एक्सपेरिमेंट ले, तो मैंने इसमें से कुछ फ्यू रीजंस आपको बता दिए। सो दीज आर नथिंग बट द रीजन ड्यू टू विच द एरर इज ऑकर इन द मेजरमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि
डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट देखते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होगा और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होगा। जैसे मुझे इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, क्या मेजर करनी है इस पेन। हाँ बोलिए। यूनिट एरर मतलब? यूनिट तो होता है, यूनिट में कोई एरर नहीं होता, यूनिट तो दिखाने के लिए होता है कि ये क्वांटिटी है। बट जो नंबर आता है, नंबर में हमेशा एरर होता है। यूनिट में कहाँ से एरर होगा। क्लियर है। देखिए, अब देखिए ये पेन है, पेन की लेंथ मुझे यूज करनी है, मतलब मेजर करनी है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल? यस और नो? अरे बताओ, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, लेकिन मुझे अगर बोला कि एक स्केल लो, मीटर स्केल, और मुझे मून और अर्थ के बीच की दूरी मेजर करके दो, तो मैं मेजर कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो वहां पे कुछ अलग टूल यूज करना पड़ेगा मुझे, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मुझे मेजरमेंट देगा। तो अगर किसी चीज को हम डायरेक्टली मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेजरमेंट। एंड फॉर मेजरिंग, इफ यू रिक्वायर्ड द टूल, अगर कोई टूल रिक्वायर्ड होता है, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे अगर हमें किसी दो प्लेनेट के बीच की दूरी निकालनी है, तो वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, तो उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं। अब देखिए, हमें एटम की साइज पता है, तो हम क्या एटम की साइज स्केल लेके पता की होगी? हमें पता चलता है एटम की साइज कितनी है, स्केल ले लो नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि उसके लिए कुछ अलग सा टूल यूज किया होगा, तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में जाएगा। तो यही होता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या होगा? इफ द मेजरमेंट्स आर टेकन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेजरमेंट। एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होगा? इफ द मेजरमेंट टेकन विद द हेल्प ऑफ टूल्स, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के हमें कुछ मेथड देखने, तो पहले देख लेते हैं, एरर देख लेते हैं, उसके बाद उसका मेजरमेंट देखते हैं। पैरालेक्स देख लेते हैं, पैरालेक्स, पैरालेक्स एरर। अब पैरालेक्स एरर क्या होता है पहले देख लेते हैं। आपने देखा होगा, एक उंगली ली और दीवार के आगे आपने ऐसी उंगली रखी और यहां से देख रहे हो, ठीक है? तो एक आंख बंद कर ली, और उसके बाद जो बंद थी उसको खुला किया, और जो खुली थी उसको बंद कर दिया, तो क्या उंगली उसी जगह पे दिखती है कि दूसरी जगह पे दिखती है? मूव हो जाती है। तो क्या आपको सही पोजीशन, हाँ, तो क्या कैन यू विल गेट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फिंगर? हाँ, सो दैट इज नथिंग बट पैरालेक्स एरर। बात समझ में आई? हाँ, तो अभी इस पैरालेक्स एरर को ही एक टूल यूज किया है। अगर लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे प्लैनेट टू प्लैनेट डिस्टेंस मेजर करना है, तो पैरालेक्स मेथड यूज की जाती है। तो कैसे मेजर मेथड यूज की जाती है, तो हम देख लेते हैं। पैरालेक्स मेथड, पैरालेक्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके भी इसको काम आ सकते हैं। देखिए पैरालेक्स मेथड क्या है। मैं मान लेता हूँ कि ये मून है, ठीक है? इसकी रेडियस है ये आर, या फिर आर एम पकड़ लेते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो मैं नहीं तो फिर यहाँ पे एक स्मॉल डी ले लेता हूँ। ये डायमीटर है किसकी? मून की। और यहाँ पे अर्थ है नीचे, ठीक है? अर्थ के ऊपर मैं एक टेलीस्कोप लेके बैठा हुआ हूँ। टेलीस्कोप, यहाँ पे एक टेलीस्कोप है सपोज, ठीक है? अब क्या किया, टेलीस्कोप को एक बार एक डायमेट्रिक एंड पे फोकस किया, ठीक है? और दूसरी बार दूसरे डायमेट्रिक एंड को फोकस किया, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा। और ये सपोज डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस कैसा है? कैपिटल डी है। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी लाइन को, कर्व लाइन को दूर से देखते हैं तो हमें स्ट्रेट दिखता है। कभी आपने देखा है अर्थ, अर्थ का सरफेस कर्व दिखा है कहीं किसी भी पोजीशन को आपको? एक्चुअली अर्थ कैसी है? कर्व है, ऐसी है ना, कर्व पूरी ऐसी अर्थ है। लेकिन आप कितना भी दौड़े अर्थ के ऊपर, तो कभी आपको देखा कि ऐसे नीचे जा रही है अर्थ गोल, कि स्ट्रेट दिखती है सरफेस? अरे बोलिए। टाइम हो गया क्या?
हाँ टाइम हो गया। ठीक है। हाँ चलो हम बाद में लेंगे। ओके चलो बाय।